मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। BA भाग द्वितीय, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के युग को सल्तनत युग कहा जाता है। इस युग के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। ये वंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सल्तनत युग की प्रमुख विशेषताएं। पहली है राजवंशों का तीव्र गति से परिवर्तन। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के लगभग 320 वर्षों के समय में अनेक राजवंशों ने शासन किया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना था, जिसके कारण शासक की मृत्यु होने के पश्चात नए शासक बनाने की समस्या उठ खड़ी होती थी। इस पर यदि कोई उत्तराधिकारी अयोग्य होता था तो समस्या और भी जटिल और विकट हो जाती थी। दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बना रहता था और यदि निर्वाचन द्वारा किसी योग्य सरदार को शासक चुन लिया जाता था तो उससे नए वंश की नींव की स्थापना हो जाती थी। सेकंड है विदेशी आक्रमणों का भय। प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र असुरक्षित रहा है। सल्तनत काल में भी उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण का भय बना रहता था। आवश्यकता इस बात की थी कि दिल्ली का शासक शक्तिशाली हो, जो राज्य की बाह्य शक्तियां और आक्रमणों से रक्षा कर सके। अतः निर्बल शासकों के लिए सल्तनत काल में कोई स्थान नहीं था। तीसरा है आंतरिक विद्रोह का भय। इस समय सल्तनत की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तुर्क, अफगान शासक होने के कारण भारत की हिंदू जनता उन शासकों से नफरत व घृणा करती थी और साथ ही उन्हें विदेशी मानती थी। सल्तनत कालीन शासकों को हिंदू विरोधी नीतियों के कारण जनसाधारण में घोर असंतोष का सामना करना पड़ा। अतः विद्रोह की संभावना प्रबल रहती थी। जागीर प्रथा के कारण भी विद्रोह होते रहते थे। मुसलमानों को बड़े बड़े पद व जागीरें प्राप्त थी और ये अपने अपने प्रांतों तथा जागीरों में अपनी शक्ति बढ़ाते रहते थे और जैसे ही केंद्रीय शक्ति क्षीण हो जाती, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते और सुल्तान बन जाते। फोर्थ है अमीरों का प्रभाव। सल्तनत काल में अमीरों का विशेष महत्व था। वास्तव में ये अमीर ही उत्तराधिकारी के निर्णायक थे और शासक पर इनका प्रभाव और राजनीति में इनका वर्चस्व व हस्तक्षेप रहता था। इनकी राय से ही सुल्तानों की नियुक्ति होती थी। इनकी शक्ति का विनाश करने का बलबन व अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किए, परंतु असफल रहे। नेक्स्ट फिफ्थ है उलेमा का प्रभाव। उलेमा जिसका अर्थ होता है विद्वानों का। सल्तनत कालीन राजनीति में उलेमाओं का विशिष्ट स्थान था। आरंभ में उलेमा योग्य थे और निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करते थे और इसी वजह से सुल्तान साधारणतया उन्हीं के परामर्श पर कार्य करते थे। परंतु धीरे धीरे वे भ्रष्ट होने लगे तथा राजनीति दूषित होने लगी। उलेमा प्राय चापलूस होते थे और अमीरों से मिलकर षड्यंत्रों में शामिल होते थे। बलबन ने भी उलेमा का दमन करने का प्रयास किया तथा उलेमा के राजनीतिक सिद्धांत, आदर्श, उद्देश्य भी भिन्न होते थे, जिसका राज्य की नीतियों पर दुष्प्रभाव पड़ता था। नेक्स्ट छठा है पश्चिमी मध्य एशिया का प्रभाव।
भारतीय सुल्तान स्वयं को भारत में खलीफा का प्रतिनिधि समझते थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी और मोहम्मद तुगलक तो खलीफा को पैगंबर ही समझता था। प्राय भारतीय सुल्तान पश्चिमी और मध्य एशिया को अपना आदर्श समझते थे, अतः वे इन्हीं का अनुकरण करते थे। पश्चिमी व मध्य एशिया में अक्सर राजवंश परिवर्तित होते रहते थे, अतः भारत में भी वही होने लगा, किंतु भारत के लिए यह नीति अनुकूल नहीं थी। नेक्स्ट 7th है राजनीतिक दलबंदी। राज दरबारों में गुटबंदी भी सल्तनत काल की एक प्रमुख विशेषता थी और ये दल अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न रहते थे और इनका अड्डा दरबार और महल होते थे। सेना में भी इनकी शक्ति बढ़ती गई। राज्य के सभी उच्च सैनिक पद इनके हाथ में आ गए और धीरे धीरे ये राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। इनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बन गया। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अमीरों के दो दल हो गए, एक देशी और दूसरा विदेशी, और इनके मध्य निरंतर संघर्ष चला। इस प्रकार सल्तनत युग में साम्राज्य का अस्तित्व सुल्तान की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता था। इसका विशेष महत्व नहीं होता कि सुल्तान किस वंश का है। इसलिए इस युग के अनेक शासक ऐसे थे जो किसी राजवंश के नहीं थे, केवल सैनिक बल व व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर उन्होंने सुल्तान के पद को प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट, गुलाम वंशीय शासक। मोहम्मद गोरी ने भारत पर विजय प्राप्त की थी, किंतु उसने भारत पर शासन नहीं किया। गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी गोरी का सबसे प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जिसने एक नवीन राजवंश की नींव डाली जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, परंतु ऐसा विवरण पूर्णतः सही या ठीक नहीं है। दास वंश के सब सुल्तानों में केवल 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन दास थे और उनको भी उनके स्वामियों ने मुक्त कर दिया था। दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचने से पहले ही महमूद गोरी के भतीजे व उत्तराधिकारी सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद से ऐबक ने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। इल्तुतमिश को भी उसके स्वामी ने मुक्त कर दिया था। बलबन, जो इल्तुतमिश के 40 तुर्की सरदारों में से दासों में से था, अपने स्वामी द्वारा मुक्त हो चुका था। इस वंश को अफगान वंश या पठान वंश कहना उचित नहीं है, क्योंकि दास वंश या पठान वंश के सारे शासक न अफगान थे और न पठान, बल्कि वे तुर्क थे। इसके आगे नेक्स्ट जो है आपके अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।